दोस्तों, आज के भौतिक घटना के एपिसोड में एक नहीं बल्कि दो ऐसी अद्भुत और डरावनी घटनाएं हैं जो आपको चौंका कर रख देगी। जिनमें से एक बेंगलुरु की घटना है और दूसरी बिहार की। तो चलिए बिना किसी देरी के हम सीधे घटना की ओर बढ़ते हैं जो कि संतोष जी के साथ आज से कई साल पहले बेंगलुरु में घटा था। ये 2009 की बात है जब मैं बेंगलुरु में पढ़ाई कर रहा था। उसी बीच एक शाम जब मैं ट्यूशन में था, मेरे एक दोस्त की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। इसलिए उसे डॉक्टर के पास ले जाने और फिर उसे घर छोड़ने में मुझे देर हो गया था। उस समय रात के तकरीबन 9:30 बज रहे थे जब मैं अपने दोस्त को घर छोड़कर बस स्टॉप पर खड़े होकर बस आने का इंतज़ार कर रहा था। हालांकि इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं थी, लेकिन तब बारिश का मौसम होने की वजह से उस समय में भी वो बस स्टॉप पूरी तरह से खाली था। उस बस स्टॉप की सिर्फ एक बात डरावनी थी कि ये बस स्टॉप ठीक एक बड़े सी पीपल के पेड़ के नीचे था और उसके ठीक पीछे की तरफ एक पुराना बंद पड़ा कब्रिस्तान। उस वक्त उस पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा होकर मैं उस बारिश के बूंदों के नीचे अपनी आखिरी बस के आने का इंतज़ार कर रहा था। वहाँ तब सिर्फ पास से गुजरने वाली गाड़ियों की आवाज़ और बारिश की बूंदों की आवाज़ ही सुनाई पड़ रही थी। पर उस बस स्टॉप का माहौल धीरे धीरे अजीब सा होने लगा। न जाने कैसे अचानक सब आवाज़ें खामोश हो गई थी। दूर की गाड़ियों की शोर के अलावा हल्की हवा का स्पर्श भी सब जैसे एक पल के लिए ठहर गया था। पर उस अजीब से सन्नाटे में तभी मैंने धीमे धीमे किसी के रोने की आवाज़ सुनी। पहले मुझे लगा कि शायद मेरा वहम है, लेकिन वो आवाज़ धीरे धीरे तेज होती जा रही थी, जैसे कोई मेरे बिल्कुल ही पास खड़ा होकर रो रहा है। उस रोने के साथ मुझे कुछ फुसफुसाहटें भी सुनाई देने लगी, मानो वो औरत अपने आप से कुछ कह रही हो। इसलिए मैं घबराहट के मारे थोड़ा सतर्क हो गया और आसपास ये देखने के लिए नज़रें घुमाने लगा कि आखिर वो आवाज़ कहाँ से आ रही है। उसी बीच अचानक मैंने देखा कि बस स्टॉप के दूसरी तरफ काली साड़ी में लिपटी हुई एक औरत खड़ी है, जिसका चेहरा बालों से ढका हुआ था और वो सिर झुकाकर रोए जा रही थी। उसे देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन अंदर से मुझे एक बेचैनी भी होने लगी थी। एक अजीब सा डर अचानक से मुझे सताने लगा था। अगर सच कहूँ तो उस औरत पर पहली झलक पड़ते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। इसलिए मैं कुछ पलों के लिए उस औरत को दूर से ही देखता रहा। पर कुछ समय तक उस औरत को रोते हुए सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे वो तकलीफ़ में है और उसे मदद चाहिए। इसलिए मैंने हिम्मत करके उसके तरफ कदम बढ़ाए। पर जैसे ही मैंने उसकी तरफ कदम बढ़ाया, वैसे ही वो औरत अचानक से थोड़ा पीछे खिसक गई, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझसे दूर जाना चाहती है। पर असल में मुझे ये अपनी तरफ खींचने का एक जाल था। पर तब मैं इस बात से अनजान उसके रोने की आवाज़ सुनकर खुद को रोक नहीं पाया। पता नहीं क्यों मेरा मन बार बार उसके पास जाने को कर रहा था। इसलिए मैंने एक बार फिर से अपना कदम उस औरत की ओर बढ़ाया, लेकिन इस बार वो औरत अपनी जगह से पीछे नहीं गई। वो वहीं पर बैठे मेरे पास आने का इंतज़ार करती रही। हालांकि बारिश के मौसम में उस घने अंधेरे के बीच मुझे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वह जितना भी हल्का फुल्का दिख रहा था, वो बगल से गुजरने वाली गाड़ियों के हेडलाइट्स की रोशनी की वजह से दिख रहा था। और उसी बीच जब कुछ पलों के लिए एक हेडलाइट की रोशनी उस औरत पर पड़ी, तो डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसी वक्त मैंने देखा कि उस औरत की दोनों आंखों की जगह पर सिर्फ काले गड्ढे हैं, जिसे देखकर एक अनजाने खौफ ने मेरा मन घेर लिया और मेरी सांसें थमने लगी। हालांकि मैं उसकी आंखों में झांकना तो नहीं चाहता था,
लेकिन न जाने क्यों कोई चीज़ मुझे उसके तरफ देखने पर मजबूर कर रही थी। पर वहीं दूसरी तरफ रोनी की वो भयानक आवाज़ और उस औरत का खौफनाक चेहरा मुझे उसके पास जाने से रोक रहा था। इसलिए मैंने धीरे धीरे पीछे हटना शुरू किया, लेकिन ये सोचकर कि मैं इतनी रात को आखिर कहाँ जाऊँगा, डर के मारे मेरे पैर जमने लगे। मेरे पास जाने को कोई जगह नहीं था। या तो मुझे वहीं खड़े रहकर बस का इंतज़ार करना था, या फिर मैं वहाँ से अपने दोस्त के घर जा सकता था। इसलिए आखिर में मैंने बस का और इंतज़ार ना करके वापस अपने दोस्त के घर जाना ही सही समझा। लेकिन उस औरत के रोने की आवाज़ मेरे कानों में तब भी गूंज रही थी, ऐसे मानो वो अब भी मेरे आसपास हो। वैसे तो मेरे दोस्त का घर वहाँ से सिर्फ कुछ ही मिनटों के दूरी पर था, पर उस दौरान कुछ मिनट भी मुझे कई घंटों के बराबर लग रहे थे, और वो छोटा सा रास्ता भी मुझे डर के मारे ना खत्म होने वाला रास्ता नजर आ रहा था। खैर, जब मैं अपने दोस्त के घर वापस पहुंचा तब मैं बरसात के पानी में भीगा हुआ था और डर के मारे अपने दोस्त के घर वालों के सामने कांप रहा था। हालांकि जब मैंने उन्हें उस औरत के बारे में बताया तब उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा, पर उनके चेहरे के बदलते भाव को देखकर मैं ये समझ गया था कि उन्हें भी उस औरत के बारे में कुछ तो पता है। हालांकि तब मैं ये बात पक्के तौर से नहीं कह सकता था, पर उसके अगले दिन जब मैं अपने घर के लिए निकला तब उन्होंने मेरे बाजू पर एक तावीज़ जैसे कुछ बांध दिया, ये कहकर कि ये मेरी रक्षा करेगा। पर किससे, मेरे पूछने पर भी ये उन्होंने मुझे नहीं बताया। पर इतना तो तय है कि वहाँ जो कुछ भी था वो इंसानी नहीं था। तो दोस्तों, ये तो थी संतोष जी की ये घटना, जो कि उनके साथ उनके दोस्त के घर जाते वक्त घटा था। इसलिए अब बारी आती है आज के अगले घटना की, जो कि बिहार के एक गांव में नीलेश जी के साथ घटा था। ये बात है साल 2001 की। तब मैं बिहार के एक गांव नवादा में रहता था। मैं और मनोज बचपन से ही दोस्त थे, जो पहले मेरा पड़ोसी भी हुआ करता था। तब हमारी उम्र यही कोई 24 से 25 साल की रही होगी। नवादा का नाम शायद ही किसी को पता होगा, लेकिन तब के समय हमारे गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर एक शमशान था, जिसे लोग आंधी घाट के नाम से जानते थे। और उस शमशान के पास से होकर ही मनोज काम पर जाता था। एक रात की बात है, करीब 7 बजे मनोज उसी रास्ते से पैदल अपने घर वापस लौट रहा था। उस रात के और पिछले रात में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं था। रास्ते में बिल्कुल सन्नाटा था और उस रास्ते पर मनोज बिल्कुल अकेला था। पर जब उसने उस शमशान को पार किया तब उसे अचानक से थोड़े दूरी पर एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी। उसने ध्यान से देखा तो वो एक औरत थी, जो सफ़ेद साड़ी में एक पेड़ के नीचे खड़ी थी। उस औरत का चेहरा झुका हुआ था और वो बिल्कुल शांत खड़ी थी। और ये चीज़ मनोज ने थोड़े आगे जाने के बाद देखा। हालांकि उस रात मनोज ने उस पर उतना ध्यान ना देकर घर जाना ही सही समझा, लेकिन उस रात के बाद से मनोज उस सफ़ेद साड़ी वाली औरत को हर रोज़ देखने लगा, उसी रास्ते पर जहाँ उसने उसे पहली बार देखा था। हालांकि हर बार वो औरत एक ही जगह पर नहीं होती थी। कभी वो झाड़ियों के पीछे होती थी तो कभी उस रास्ते के किनारे। ये सब यही कोई 10-12 दिनों तक लगातार चलता रहा। फिर एक दिन अचानक से उस औरत का दिखाई देना बंद हो गया। इन सभी घटनाओं में मनोज को कुछ भी अजीब नहीं लगा था, पर अजीब चीज़ तो तब हुई जब मनोज ने उस औरत को अपने गांव के करीब खड़ा देखा, ऐसे मानो कि वो उसका पीछा कर रही थी। उस रात के बाद से धीरे धीरे वो औरत मनोज के घर के इतने करीब पहुंच गई थी कि वो उस औरत को अपने घर के पास ही देखता था, कभी किसी पेड़ के नीचे तो कभी खिड़की के पास। ये सब देखकर मनोज अब घबराने लगा था, इसलिए वो एक दिन उस औरत से बात करने का सोचता है।
लेकिन जब भी वो उस औरत के करीब जाने की कोशिश करता, वो औरत न जाने कहीं गायब हो जाती। ये सब असल में मुझे मनोज ने ही कहा था, पर एक दिन अचानक से मनोज ने मुझसे मिलना भी बंद कर दिया। पर क्यों, ये जानने के लिए मैं एक दिन उसके घर गया और देखा कि वो खिड़की के पास बैठा हुआ है और वो वहां बैठकर खिड़की के बाहर एक पेड़ को देख रहा था। पर मेरे वहां होने के बाद भी उसने मुझ पर गौर नहीं किया। यहाँ तक कि मैंने उसे आवाज भी दी, लेकिन उसने मेरी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो अब भी उस पेड़ को लगातार घूरते जा रहा था, एकदम ऐसे जैसे वहां कोई खड़ा तो है लेकिन हम उसे नहीं देख पा रहे। भरी दोपहर में मनोज को ऐसे देखकर मुझे कुछ समझ नहीं आया। उसके माँ से बात किया तो पता चला कि मनोज कई दिनों से ठीक से सोया भी नहीं है और वो न जाने क्यों अजीब अजीब बातें करता है। यहाँ तक कि मनोज का व्यवहार भी उसके परिवार वालों के प्रति बिल्कुल बदल गया था। वो उनसे ऐसे बात करता था जैसे वो उन्हें पहचानता ही नहीं। उस दिन मैंने मनोज से इसका कारण जानने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसने मेरी तरफ मुड़ के भी नहीं देखा। काम के सिलसिले में व्यस्त होने की वजह से मैं हर रोज मनोज के घर नहीं जा पाता था, इसलिए उससे मुलाकात के कुछ दिनों बाद मुझे ये खबर मिला कि मनोज बीमार है। पर उसके साथ आखिर क्या हो रहा है ये तो उसके परिवार वाले भी नहीं बता पा रहे थे, इसलिए मैं खुद ही उसके कमरे में उसे देखने चला गया। पर तब मैंने जो भी देखा मैं उस पर यकीन नहीं कर पा रहा था। मनोज मेरे सामने मिट्टी पर लेटा हुआ था और वो न जाने क्यों पहले से भी बहुत कमजोर लग रहा था, ऐसे मानो किसी ने कई दिनों से कुछ खाया ना हो। और उसके अलावा उसके जो सर के बाल थे वो उन्हें खुद ही नोच कर निकाल रहा था। अगर मैं उसे ऐसा करने से रोकता भी था तो वो तभी जमीन को नोचने लग जाता था। कुछ गांव वालों ने तो उसे देखकर ये कह दिया था कि उस पर किसी भूत या प्रेत का साया है, लेकिन तब मनोज के घर वाले ये सब मानते नहीं थे। हालांकि मैंने उन्हें वो बातें भी बताई जो मनोज ने मुझसे कहा था, यानी कि उस सफ़ेद साड़ी वाली औरत के बारे में, पर फिर भी वो नहीं माने, जिसके वजह से दिन ब दिन मनोज का हालत और भी बिगड़ते जा रहा था। एक रात तो ऐसे हुआ कि मनोज घर पर ही नहीं मिल रहा था, बल्कि बहुत ढूंढने पर वो हमें उसी पेड़ के पास मिला जिसे वो अपनी खिड़की से देख रहा था। तब रात के यही कोई 11 बज रहे थे। उस समय मनोज वहां पर बैठकर न जाने किसी से बातें कर रहा था, इसलिए ये सब देखकर आखिर में मनोज के घर वालों ने कोई और चारा ना पाकर उसे एक तांत्रिक के पास ले जाना ही सही समझा। वो तांत्रिक जैसे ही अपने मंत्रों को पढ़ने लगा वैसे मनोज कुछ समय के लिए अपने होश में आने लगा और उसी समय मनोज से बात करके तांत्रिक को ये पता चला कि वो हर पल अपने आसपास सफ़ेद साड़ी वाली औरत को खड़ा देखता है, जो उसे ना तो किसी से बात करने देती है और ना ही खाने देती है। ये सब सुनकर उस तांत्रिक ने उस पर कुछ विशेष मंत्र पढ़े और फिर उसके अगले दिन मनोज के घर जाकर उसके घर की चारों तरफ मंत्रों से बंधे 4 बड़े बड़े सरियों को गाड़ दिया ताकि वो बुरी आत्मा मनोज के घर में प्रवेश ना कर सके। इन सब के बाद मनोज से कुछ खास विधियों को भी करवाया गया था। वैसे तो इन सब के बाद समय तो लगा, लेकिन धीरे धीरे मनोज फिर से पहले जैसा हो गया था। तो दोस्तों ये तो थी वो 2 घटनाएं जो कि एक दूसरे से अलग 2 अलग अलग राज्यों में घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।